गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सीए ममता एंड आज हम करेंगे बिजनेस स्टडी क्लास 12th का हमारा चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर। ये मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ताकि आप बेटर इस टॉपिक को समझ पाओ। सबसे पहले देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। किसी भी कंपनी की अगर हम बात करें तो उसके डेट कैपिटल एंड उसकी जो शेयर कैपिटल होता है उसका जो प्रपोर्शन होगा उसे हम कहेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। मीन्स किसी भी कंपनी का जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर कितने उसके डेट्स होंगे, कितने उसके बोरोड फंड्स होंगे एंड कितनी उसकी शेयर कैपिटल होगी, उसका रेशो जो होगा उसे हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इट रेफर्स टू द प्रपोर्शन मतलब रेशो ऑफ डेट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल टू मेक अप द लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑफ द फर्म। पॉइंट टू बी नोटेड, लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑफ द फर्म। ये डेफिनेशन हमें क्या बताती है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन कि क्या रेशो रहेगा किस चीज का, डेट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल का टू मेक अप द लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑफ द फर्म, जिससे कि हमारी कंपनी की लॉन्ग टर्म कैपिटल बनेगी। तो इस चीज को समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे और इसमें हम दो और टर्म्स को समझेंगे। कौन कौन सी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन, कि ये दोनों टर्म्स भी क्या होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आज का हमारा, ये एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए मैंने कहा हम अभी दो टर्म्स को समझेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को और कैपिटलाइजेशन को। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसको 10 लाख रुपीज़ का फंड चाहिए। हम फंड कहाँ से रेज कर सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल से, प्रेफरेंस, बोरोड रिटेन्ड अर्निंग्स या करंट लाइबिलिटीज से। हमने क्या किया, 4,50,000 रुपीज़ अरेंज की इक्विटी शेयर कैपिटल से, देन 225 प्रेफरेंस से, 1,12,500 हमने किया बोरोड कैपिटल यूज एंड 1,12,500 हमने लिया रिटेन्ड अर्निंग, 1 लाख हमने लिया अपना करंट लाइबिलिटीज। टोटल कितना हुआ हमारे पास, 10 लाख रुपीज। अब आप इनका रेशो निकालिए, क्योंकि हमारी डेफिनेशन हमें क्या बोलती है कि रेशो क्या रहेगा आपका। हमने जब इसका टोटल पे रेशो देखा, ये हमारे पास 10 लाख रुपीज आ गए। अगर हम इसका रेशो देखें तो टोटल कैपिटल के अंदर इसका रेशो कितना है, 45, 22.5, 11.25, 11.25 एंड 10%। हमने क्या देखा कि हमारी टोटल कैपिटल के अंदर इक्विटी का, प्रेफरेंस का, बोरोड रिटेन्ड अर्निंग एंड हमारी करंट लाइबिलिटीज का रेशो क्या क्या रहेगा। इस चीज को हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, जो कि कंपनी के टोटल फंड्स को डिस्क्राइब करता है, करंट लाइबिलिटीज को भी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को एंड शेयर कैपिटल को मिला करके। यानी कि अगर आप लाइबिलिटी साइड कंप्लीट उठा लोगे और उसका प्रपोर्शन बनाओगे तो आप उसे नाम दोगे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ये हमारी कंपनी का क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अब देखिए अगर इस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में से अगर हम करंट लाइबिलिटीज को हटा दें तो हमारे पास कितने रुपए रह जाएंगे, 9 लाख रुपीज। कितने रह जाएंगे हमारे पास, 9 लाख रुपीज। तो इस 9 लाख रुपीज को हम बोलेंगे कैपिटलाइजेशन। ये क्या है हमारा, कैपिटलाइजेशन, यानी कि लॉन्ग टर्म फंड्स हो गए जो हमारे, उसे हम क्या नाम देते हैं, कैपिटलाइजेशन। देखिए टोटल अगर आप लाइबिलिटी साइड उठाओगे तो वो बोला जाएगा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उसमें से अगर हम करंट लाइबिलिटीज को निकाल देंगे तो हम उसे क्या नाम देंगे, कैपिटलाइजेशन। और इनका जो ये रेशो बनेगा, अब देखिए 9 लाख पे अगर आप इसका रेशो बनाओगे तो 50%, 25%, 12.5 एंड 12.5%। अब इस प्रपोर्शन को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर। ये क्या है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आप इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए, इट रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ, ये क्या है सब, प्रपोर्शन है हमारे किस चीज का, डेट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल, जो भी हमारी डेट कैपिटल है या हमारी जो इक्विटी कैपिटल है, टू मेक अप द लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑफ द फर्म, जिससे हमारी कंपनी की लॉन्ग टर्म कैपिटल बनती है। तो हमने क्या देखा, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, अगर हम करंट लाइबिलिटीज को हटा देंगे अपनी टोटल लाइबिलिटीज में से तो उसे हम नाम देंगे कैपिटलाइजेशन, और अलग अलग शेयर कैपिटल एंड बोरोड फंड्स का अगर हम रेशो बनाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहता है, इस कंपनी के पास टोटल जितने भी फंड्स है उसमें से 50% इक्विटी शेयर कैपिटल है,
25% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 12.5% बोरोड कैपिटल है एंड 12.5% उसके क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। इन सब चीज़ों को बोलेंगे हम इसका कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। इसमें हम सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स को यूज़ करते हैं एंड उनका जो रेशो होता है आपस में उसको नाम दिया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए आपसे ये तीनों डेफिनेशंस भी पूछे जा सकती हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटलाइजेशन क्या होता है एंड कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तीनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मीन्स प्रपोर्शन ऑफ द टोटल फंड्स, ठीक है, जो हमारे टोटल फंड्स का जो प्रपोर्शन होगा उसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कैपिटलाइजेशन बोलेंगे अगर हमने टोटल फंड्स में से करंट लाइबिलिटीज को हटा दिया देन वो बन जाएगा हमारा कैपिटलाइजेशन, और उनका आपस में जो प्रपोर्शन रहेगा उसे नाम दिया जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये था हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए किसी भी कंपनी का। देखिए हमने ये तो पढ़ लिया कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स का जो भी प्रपोर्शन रहता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर देखिए वो होता है जो हमारे कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करे। देखिए कंपनी के जो मेन ओनर्स होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे हम इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकें, उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सकें। अब हमें ये समझना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग तो हमें पता चल गया। अब हमें जो आगे का टॉपिक करना है वो ये है हमारा ऑप्टिमम या ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कि ऐसा कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा जिसे हम आइडियल बोलेंगे, जिसे हम ऑप्टिमम बोलेंगे। देखिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने क्या कहा, वो होता है जो क्या करे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्या करे, मैक्सिमाइज करे, क्योंकि मेन ओनर्स तो वही है हमारी कंपनी के। और इनकी वेल्थ मैक्सिमाइज कब होती है, जब इनकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होती है, यानी कि पर शेयर इनको जितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा उतनी उनकी वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज होगी। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होना चाहिए जिसमें कि हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज कर सकें, यानी कि हम ऐसा कौन सा रेशो रखें यानी बोरोड फंड्स कितने होने चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, प्रेफरेंस कितना होना चाहिए, जिससे हम अपनी अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज कर सकें। इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक फर्दर एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, फाइनेंशियल लीवरेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए फाइनेंशियल लीवरेज हमें क्या कहता है, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ इससे पहले कि जो हमारे डेट होते हैं और जो हमारी कैपिटल होती है इन दोनों में क्या कॉस्ट और रिस्क रहता है। डेट जो होती है इसकी कॉस्ट कम होती है बट इसका रिस्क हाई होता है। कैपिटल जो होती है इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है बट इसका रिस्क कम होता है। ध्यान से समझिए, अगर आप कोई भी डेट इशू करते हो तो आपको उसकी कॉस्ट कम पड़ती है लेकिन उसमें आपका रिस्क हाई होता है। रिस्क हाई इसलिए होता है अगर आप टाइम पे उन्हें इंटरेस्ट या उनकी प्रिंसिपल की रीपेमेंट नहीं कर पाओगे तो वो चाहे तो आपके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन ले सकते हैं और आप चाहें तो आपकी कंपनी को वो बंद भी करवा सकते हैं। उनके पास ये पावर्स होती हैं कि अगर टाइमली उनको इंटरेस्ट या उनका प्रिंसिपल रिफंड नहीं होता है तो वो कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। इसी वजह से उसके अंदर हमारी कंपनी के व्यू पॉइंट से देखें तो हमारा रिस्क हाई होता है लेकिन हमारी कॉस्ट जो होती है वो कम रहती है। और शेयर कैपिटल की अगर बात करें, शेयर कैपिटल में कंपनी का रिस्क जो होता है वो सबसे कम होता है। रीजन बीइंग दैट अगर हमें प्रॉफिट्स होंगे तो ही हम उनको डिविडेंड पे करेंगे, अदरवाइज हम उन्हें पे नहीं करेंगे और इस केस में वो हमारे अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो कंपनी के व्यू पॉइंट से इनका रिस्क क्या हुआ, सबसे कम हुआ, लेकिन इनके ऊपर जो कॉस्ट रहती है कंपनी को जो लास्ट में देखो जो भी बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही होता है। तो कॉस्ट जो हुई हमारे कंपनी के व्यू पॉइंट से वो हाई हुई लेकिन रिस्क जो हुआ वो सबसे कम हुआ। तो फाइनेंशियल लीवरेज का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है,
अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ अपनी कंपनी के अंदर डेट को भी इंक्लूड करेंगे तो हमारी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगी, हमारी शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो इंक्रीज होगी। इट मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या हुई हमारे पास, इंक्लूजन ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। अगर हम इंक्लूड करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को, इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल along with equity share capital is known as financial leverage। देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को इंक्लूड करना इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ उसे ही क्या नाम दिया जाता है, फाइनेंशियल लीवरेज। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी कंपनी के अंदर आप शेयर कैपिटल के साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को इंक्लूड करोगे तो देखिए आपने क्या किया, एक चीप कॉस्ट कैपिटल को अपनी कैपिटल का पार्ट बनाया। मैंने क्या बताया, इसकी जो कॉस्ट होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। तो जैसे ही हम इक्विटी के साथ अगर बोरोड फंड्स को यूज करेंगे तो उससे क्या होगी, हमारी कंपनी की कॉस्ट कम होगी और उसका फायदा किसको होगा, शेयर होल्डर्स को होगा। तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या कहती है, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को इंक्लूड करना शेयर कैपिटल के साथ, वो क्या है, फाइनेंशियल लीवरेज है। फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल में क्या क्या हो सकता है, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या कोई भी हम जो लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं वो सब इंक्लूड होता है, क्योंकि इन तीनों की कॉस्ट क्या होती है, इक्विटी की कंपैरेटिवली कम होती है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम इक्विटी के साथ डिबेंचर्स इशू करते हैं, प्रेफरेंस को इशू करते हैं या लॉन्ग टर्म लोन रेज करते हैं तो उससे हमारी कंपनी की कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। और जैसे ही कंपनी की कॉस्ट कम होगी तो उसके प्रॉफिट्स हाई होंगे और उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो समझ में आया आपको कि फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को इंक्लूड करना इक्विटी कैपिटल के साथ इज नॉन एज फाइनेंशियल लीवरेज। लेकिन इसके अंदर एक और टर्म भी होता है, फाइनेंशियल रिस्क। आपको एक और टर्म भी पढ़ने को मिलेगा, फाइनेंशियल रिस्क। देखिए, अगर आपकी कंपनी की कैपेसिटी नहीं है डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करने की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर डिविडेंड पे करने की एंड लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करने की, तो फिर आप इन कैपिटल्स को अपनी कैपिटल के साथ इंक्लूड ना करो, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो फाइनेंशियल रिस्क होगा वो हाई हो जाएगा। मीन्स अगर आप टाइमली इनको पे ना कर पाए तो वो चाहे तो आपकी कंपनी के अगेंस्ट एक लीगल एक्शन वो ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी कंपनी को फाइनेंशियल रिस्क जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये फाइनेंशियल लीवरेज का जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमारा तभी काम करता है जब हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है कॉस्ट ऑफ डेट से। यानी कि मान लीजिए कि आप जो डेट इशू कर रहे हो या डिबेंचर्स जो आप इशू कर रहे हो से वो 10% है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके जो अर्न करोगे वो 15% करोगे, तो आपके लिए अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो या फिर आप लोन रेज कर सकते हो, क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा सिर्फ 10% बट आप उस पर अर्न करोगे 15%। मीन्स कि फाइनेंशियल लीवरेज का कॉन्सेप्ट तब तक काम करेगा जब तक कि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी आपके कॉस्ट ऑफ डेट से। यानी आप डिबेंचर्स पे या लॉन्ग टर्म लोन्स पे जितना पे कर रहे हो या प्रेफरेंस पे जितना डिविडेंड पे कर रहे हो, अगर आप उससे भी ज़्यादा कमा रहे हो तो आपके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंपनी के अंदर डेट कैपिटल को इंक्लूड करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप देखो 10% इनको पे कर रहे हो, 15% आप इस पर कमा रहे हो। एक तो आपकी कॉस्ट कमाई तो आपके प्रॉफिट्स हाई होंगे और उसका फायदा किसको मिलेगा, आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो हमने क्या समझा कि फाइनेंशियल लीवरेज का कॉन्सेप्ट हमारा जो होता है वो तब तक काम करता है जब तक कि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है आपकी कॉस्ट ऑफ डेट से। इसके बाद एक और टॉपिक होता है हमारे पास जो कि है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखिए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है वो भी सिमिलर है एक फाइनेंशियल लीवरेज की तरह। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी यही कहता है हमें कि अगर हम
अपनी इक्विटी कैपिटल के साथ डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो उससे हमारी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होती है। इसे बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मींस फाइनेंशियल लीवरेज क्या है, आगे का ही टॉपिक है ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसमें हम अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखते हैं कि हमारे शेयर होल्डर्स को बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अर्निंग पर शेयर के ऊपर बेस्ड होता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, हमारा अर्निंग पर शेयर। यानी कि अगर हम अभी हमने क्या पढ़ा फाइनेंशियल लीवरेज में कि जितना आप डेट इंक्लूड करोगी अपनी कैपिटल के साथ साथ उसकी वजह से आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज आप कर सकते हो। तो इसके ही साथ हम पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पर शेयर अर्निंग जो है वो कितनी मिल रही है। यानी हम ऐसा कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएं कि हमारी अर्निंग पर शेयर जो है वो इंक्रीज हो जाए। इसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होता है EBIT एंड EPS कॉन्सेप्ट, कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग पर शेयर का जो कॉन्सेप्ट होगा ये हमें समझना होता है। इस कॉन्सेप्ट को देखिए समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। हमने 3 कंपनीज बनाई, लेट सपोज A, B एंड C कंपनी। हमारे पास 3 कंपनीज हैं A, B एंड C कंपनी। तीनों को ही कितने फंड्स चाहिए, 10 लाख रुपीज चाहिए, ठीक है। और जो इनका अगर वो डेट रेज करते हैं तो उसकी जो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो 15% का रहता है। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर हमारे पास है 3 लाख रुपीज। देखिए मैंने क्या कहा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3 कंपनीज है मेरे पास A, B और C कंपनीज। तीनों को ही फंड रेज करना है 10 लाख रुपीज। और तीनों का कैपिटल स्ट्रक्चर देखिए क्या है, दिस इज A, B एंड C। इसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है मेरे पास, शेयर कैपिटल, इसने कोई भी डेट रेज नहीं किया। 10 लाख रुपए की क्या रेज करता है ये, शेयर कैपिटल। कंपनी बी जो है मेरे पास वो रेज करती है 4 लाख की शेयर कैपिटल, 6 लाख रुपीज का लोन। इस लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमने बताया, 15%। सी कंपनी जो है वो लेती है 6 लाख रुपीज की कैपिटल एंड 4 लाख रुपीज का लोन। देखो तीनों के पास कितने रुपए हो गए, 10 लाख, 10 लाख एंड 10 लाख। हमने क्या कहा, 3 कंपनीज हैं, तीनों को ही 10 लाख रुपए का फंड चाहिए। और रेज कैसे किया, इन्होंने किया 10 लाख रुपीज शेयर कैपिटल से। बी कंपनी ने 4 लाख शेयर कैपिटल, 6 लाख डिबेंचर्स। सी कंपनी ने 6 लाख शेयर कैपिटल एंड 4 लाख के डिबेंचर्स। अब इनका जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है जो हमारा EBIT है, तीनों ही कंपनीज में हम सेम लेके चल रहे हैं, कितना, 3 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख। आपको इसका मतलब पता ही होगा कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है, वो प्रॉफिट जिसमें से अभी तक ना ही हमने इंटरेस्ट को लेस किया है ना ही हमने अभी टैक्सेस को लेस किया है। तो इसके ऊपर हम इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, 15%। क्या ए कंपनी कोई भी इंटरेस्ट पे करेगी, नो, क्योंकि उन्होंने कोई भी डेट रेज नहीं किया। बी कंपनी 15% के हिसाब से कितना पे करेगी, 90,000। सी कंपनी 60,000, राइट। इसके बाद इनका अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया हमारे पास, क्योंकि अब हमने इसमें से इंटरेस्ट लेस कर दिया। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आया, 3 लाख, 2,10,000, 2,40,000। देखिए आपको देख के क्या लग रहा है कि ए कंपनी की जो सिचुएशन है वो सबसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ रहा है हमारे पास, सबसे ज्यादा आ रहा है 3 लाख रुपीज। लेकिन हम फर्दर समझते हैं इसी चीज को। अब इसमें से हम टैक्स लेस करेंगे। सपोज कीजिए टैक्स का रेट चल रहा है 50%, कितना लेस करेंगे यहाँ से, 1,50,000, 1,05,000, 1,20,000।
कितना आया हमारे पास 1,50,000, 1,05,000, 1,20,000। फर्दर देखिए ए, बी एंड सी के पास कितनी अर्निंग आती है आफ्टर टैक्स, 1,50,000, 1,05,000, 1,20,000। ओके, आपको क्या लग रहा है कौन सी कंपनी बेटर है? ए कंपनी, क्योंकि इसकी अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है वो सबसे ज़्यादा हाई है। अब देखिए मान लीजिए कि आपने ये जो कैपिटल रेज की थी, ये जो आपका शेयर था वो 100 रुपीज़ का एक शेयर था। शेयर कितने का था? 100 रुपीज़ का एक शेयर था मेरे पास। तो इस कंपनी के कितने शेयर हुए? 10,000 शेयर्स हुए। नंबर ऑफ शेयर्स 10,000। बी कंपनी के पास कितने हुए? 4,000। सी कंपनी के पास कितने हुए? 6,000। ये क्या आया हमारा नंबर ऑफ शेयर्स। हमने क्या देखा? अर्निंग आफ्टर टैक्स, और ये क्या हमारे नंबर ऑफ शेयर्स। इससे हमारा फॉर्मूला बनता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। मींस इसका फॉर्मूला क्या अपना? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, इसको इससे डिवाइड कीजिए। आपकी अर्निंग पर शेयर कितनी आती है? 15 रुपीज़। इसको डिवाइड करोगे आपकी अर्निंग पर शेयर आती है 26.25 रुपीज़। और यहाँ पे आपकी कितनी आती है? 20 रुपीज़। देखिए बताइए कि कौन सी कंपनी जो है वो बेटर सिचुएशन में है। ऑब्वियस सी बात है कंपनी बी, क्योंकि इसके जो शेयर होल्डर हैं उनको अर्निंग पर शेयर कितना मिल रहा है? 26 रुपीज़ 25 पैसे। देखिए हमने जब पहले इस सिचुएशन को देखा तो हमें लगा कि कंपनी ए जो है वो सबसे ज़्यादा बेटर है, लेकिन अब पता चल रहा है कि कंपनी ए जो है वो सबसे कम अच्छा काम कर रही है, क्योंकि उसने अच्छा काम किया ही नहीं। उसके शेयर होल्डर्स को कितने मिले? सिर्फ 15 रुपीज़ पर शेयर उनको अर्निंग हो रही है। ऐसा हुआ क्यों? देखिए नो डाउट कि इसके प्रॉफिट्स ज़्यादा थे, बट ये भी तो देखें ना इसके नंबर ऑफ शेयर्स भी तो कितने ज़्यादा थे। इसके नंबर ऑफ शेयर थे 10,000 और इसके नंबर ऑफ शेयर थे सिर्फ 4,000। तो अर्निंग पर शेयर कौन सी कंपनी में ज़्यादा हुआ? बी कंपनी के अंदर। अब मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल लीवरेज का कॉन्सेप्ट कब वर्क करता है? जब आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ज़्यादा होता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। अब जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हम इसमें देखें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो आपको पता ही है कितना है मेरे पास? 3 लाख रुपीज़। अब हमें देखना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरे पास कितना आता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? EBIT अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट। इस एग्जाम्पल में देखें EBIT कितना था मेरे पास? 3 लाख रुपीज़, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी मेरे पास? 10 लाख रुपए। तो हमारा कितना हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? 30%। यानी ये जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा काम करना था, सॉरी, जब हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी हमारी कॉस्ट ऑफ डेट से। तो देखिए हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया? 30%। कॉस्ट ऑफ डेट जो हमारा था वो था 15%। अगर आपकी ये सिचुएशन है तो जितना ज़्यादा डेट कैपिटल को इंक्लूड करोगे उतने ही ज़्यादा आपकी अर्निंग पर शेयर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एक बार हम फिर से इसी एग्जाम्पल को गो थ्रू करते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया कि 3 कंपनीज है मेरे पास, ए, बी एंड सी कंपनीज। तीनों को कितने फंड रेज करने हैं? 10 लाख रुपीज़। और इन्होंने रेज कैसे किया? ए कंपनी ने कंप्लीट शेयर कैपिटल, बी ने 4 शेयर कैपिटल 6 डिबेंचर्स, सी कंपनी ने 6 शेयर कैपिटल एंड 4 लाख के डेट इशू किए। इन तीनों ही कंपनीज का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था? 3 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख। हम सबसे पहले क्या लेस करेंगे? इंटरेस्ट लेस करेंगे, देन हम टैक्स लेस करेंगे, उसके बाद हमारा आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स मेरे पास आया यहाँ पे 150, 1,05,000 एंड 1,20,000। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे मेरे पास? मेरा पर शेयर जो था वो 100 रुपीज़ का था, तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 10,000, 4,000 एंड 6,000। हमें देखने से ये लग रहा था कि ए कंपनी जो है वो बेटर सिचुएशन में है, बट नहीं, ए कंपनी तो वर्स्ट सिचुएशन में निकली हमारी। रीजन बीइंग दैट
इस कंपनी के प्रॉफिट्स तो जरूर ज़्यादा थे बट इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी सबसे ज़्यादा थे। ये प्रॉफिट सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगा तो उन्हें अर्निंग पर शेयर कितना मिलेगा, सिर्फ 15 रुपीज़, यहाँ मिलेगा 26.5 रुपीज़, यहाँ मिलेगा 20 रुपीज़। अभी हमने क्या समझा कि अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगी आपकी जितना आप डेट कैपिटल को इंक्लूड करोगे। देखिए बी कंपनी ने सबसे ज़्यादा डेट कैपिटल को इंक्लूड किया हुआ था, इसीलिए उसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो सबसे ज़्यादा हाई निकल के आई हमारे पास। तो ये कॉन्सेप्ट आपका तब तक काम करेगा जब तक कि आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी आपके कॉस्ट ऑफ डेट से। यहाँ पे मेरी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब मैंने कैलकुलेट किया वो आई मेरे पास 30% और हमारी जो कॉस्ट ऑफ डेट थी वो थे मेरे पास सिर्फ 15%। तो इस केस के अंदर आप जितना ज़्यादा डेट कैपिटल को इंक्लूड करोगे उतने ही ज़्यादा आप प्रॉफिट्स को अर्न करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग पर शेयर होगी। लेकिन देखिए सिर्फ एक चीज़ को देख के कि मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो हम बहुत ज़्यादा डेट कैपिटल को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस जितना ज़्यादा आप डेट कैपिटल को इंक्लूड करोगे उतना ही ज़्यादा आपके बिजनेस के लिए रिस्क भी बढ़ता ही जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम ये देखिए ये फॉर्मूला जरूर वर्क करेगा अगर आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो सिर्फ आप इस एक फॉर्मूले को देख के डिसीजन नहीं लोगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेट कैपिटल को ही इंक्लूड करना है। इसके लिए क्या करना होगा आपको, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे उनको भी ध्यान में रखना होगा और एक प्रॉपर एक रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा अपनी डेट कैपिटल का एंड अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल का, सो दैट कि आपकी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर हो वो एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हो। अब हम देखेंगे कि हमारा जो और कौन से फैक्टर्स होते हैं ऐसे जो हमें इस ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते टाइम हमें इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी हमने क्या देखा, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग, देन फाइनेंशियल लिवरेज एंड देन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेसिकली हमें क्या बताता है कि मेरे डेट कैपिटल के इंक्लूड होने से मेरी अर्निंग पर शेयर पे क्या इम्पैक्ट आता है, उसकी वजह से मेरा अर्निंग पर शेयर जो है वो कितना इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। अब हम देखेंगे कि और कौन से फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने में हमें जिनकी हेल्प लेनी चाहिए, जिनको कंसीडर किए बिना हमें अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं करना चाहिए। देखिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। We have number of factors to decide the capital structure of our company. First one is cash flow position, कि हमारी कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन जो है वो कैसा रहेगा। देखिए ये सेम पॉइंट्स हम अपने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमने चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे भी हमने डिस्कस किए थे। अगर आपकी कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन क्या है, अच्छा है, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप डेट कैपिटल को इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि आपकी कंपनी की ये कैपेसिटी है कि आप उन्हें टाइम पे इंटरेस्ट पेमेंट भी कर सकते हो और टाइम पे उनकी कैपिटल को रिफंड करना पड़े तो वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कंपनी का अगर आपकी कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छा नहीं है, अगर आपके पास टाइमली कैश अवेलेबल नहीं होता है, तो हम आपको क्या सजेस्ट करेंगे कि आप अपने डेट कैपिटल को जो है वो कम से कम रखो, क्योंकि अगर आप उन्हें टाइम पे इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाए, टाइम पे अगर आप उन्हें उनकी कैपिटल को रिफंड नहीं कर पाए, तो वो आपकी कंपनी के अगेंस्ट एक लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, जो आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड फैक्टर होता है वो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये टॉपिक जो हम आज कर रहे हैं सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमें क्या बताता है कि हमारी क्या कैपेसिटी रहेगी कि हम अपनी जो डेट कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट को टाइम पे कर पाएंगे। इट मीन्स हम कैसे ये मानें कि हमारी इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी जो है हमारी कंपनी की वो अच्छी है।
इसको देखने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, जो भी आपको पे करना है। देखिए फिर से समझते हैं, मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, इंटरेस्ट को पे करने से पहले मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया और कितना मुझे इंटरेस्ट पे करना है, उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये रेशो जितना ज़्यादा हाई होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी कंपनी की पोजीशन अच्छी होगी। एग्जाम्पल कि अगर आप 7 लाख रुपए कमाते हो, 7 लाख रुपए अगर आप कमाते हो इंटरेस्ट पे करने से पहले और आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है सिर्फ 1 लाख रुपीज, तो आपका ये रेशो कितना आया? 7 टाइम्स। दिस इज वेरी गुड रेशो, यानी कि आप जितना आपको पे करना है उससे 7 टाइम्स मोर आप अर्न कर रहे हो। इट मीन्स यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। आप बहुत आसानी से अपना इंटरेस्ट जो है वो टाइम पे कर पाओगे। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो मेरा जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतनी ही मेरी इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी अच्छी होगी। तो इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी डेट कैपिटल को रेज कर सकते हैं। बट देखिए अगर मान लीजिए कि आपका ये रेशो तो बहुत अच्छा आ गया, 7 टाइम्स आ गया, बट आपके पास कैश अवेलेबल नहीं होता है, तो क्या आपको डेट रेज करने चाहिए? आई विल सजेस्ट नो, आपको डेट रेज करने नहीं चाहिए। रीजन बीइंग दैट डेट कैपिटल रेज करने के लिए आपको इन दोनों ही पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास प्रॉफिट्स तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हमारे पास कैश इन हैंड नहीं होता है। हमारा कैश जो होता है वो कहीं ना कहीं पे ब्लॉक होता है हमारे बिजनेस के अंदर। तो अगर कैश ही नहीं होगा तो ये रेशो कितना भी अच्छा हो लेकिन आप अपने डिबेंचर्स को पे नहीं कर पाओगे, तो आपको डेट कैपिटल को रेज नहीं करना चाहिए। तो डेट कैपिटल रेज करने के लिए कैश फ्लो पोजीशन को भी ध्यान में रखना जरूरी है और इंटरेस्ट कवरेज रेशो को भी ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बाद हम एक और चीज पढ़ते हैं, डेट सर्विस कवरेज रेशो। हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो है डेट सर्विस कवरेज रेशो। ये रेशो जो होते हैं ऊपर वाले रेशो के अंदर क्या कमी थी उस कमी को दूर करता है। जैसे कि इस रेशो ने मुझे ये तो बता दिया कि मेरा प्रॉफिट जो है वो 7 टाइम्स बेटर होगा जो मुझे इंटरेस्ट पे करना है उससे, लेकिन इसने हमारी कैश फ्लो पोजीशन को कहीं पे भी कंसीडर नहीं किया। तो क्या हम इस रेशो के बेस पे डिसाइड कर सकते हैं? नो, क्योंकि इसके साथ साथ हमें इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो इसकी इसी कमी को दूर करने के लिए एक न्यू रेशो आया, डेट सर्विस कवरेज रेशो। ये जो रेशो होता है ये कैश फ्लो को भी ध्यान में रखता है और आपके प्रॉफिट्स को भी ध्यान में रखता है ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप क्या उठाते हो? प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स आप लोगे, राइट। उसे आपको बैक चलना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके अंदर आप ऐड बैक कर दोगे। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया था? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स भी कि आपने ना ही यहाँ पे टैक्स पे किया इस प्रॉफिट में से, ना ही अभी इंटरेस्ट पे किया। यहाँ पे हम कौन सा प्रॉफिट लेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें हम ऐड बैक क्या क्या करेंगे? हमारा डेप्रिसिएशन प्लस कोई भी अगर हमारी नॉन कैश एक्सपेंडिचर जो हमने यहाँ पे राइट ऑफ किए हैं अगर वो लोगे आप, ठीक है, प्लस आपको जो इंटरेस्ट पे करना है आप उसको ऐड बैक करोगे। देखिए अब यहाँ पे जो हमने चीज उठाई है उसमें हमने क्या लिया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि हमने इस प्रॉफिट में से टैक्स पे कर दिया पहले तो, देन हम अब बैक चलेंगे नॉन कैश एक्सपेंडिचर और हमारे इंटरेस्ट को इसमें ऐड बैक करेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? जो मुझे इंटरेस्ट पे करना है वो प्लस जो मुझे प्रेफरेंस पे डिविडेंड पे करना है वो प्लस अगर मुझे कुछ भी कैपिटल का रिफंड करना है वो। मान लीजिए कि आपको कोई प्रिंसिपल पे करना है या अगर आपको कोई प्रेफरेंशियल कैपिटल पे करनी है तो आप उसको यहाँ पे इंक्लूड करके चलोगे। अब ये रेशो जो है देखिए बेटर बता रहा है आपको, क्योंकि इसने यहाँ पे कैश फ्लो को भी ध्यान में रखा। इसने क्या किया? आपके प्रॉफिट्स के अंदर जो भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर थे उनको ऐड बैक किया। उनको ऐड बैक करने से क्या हुआ? आपकी कैश फ्लो पोजीशन और ये रेशो की कमी जो है वो दूर हो गई। यहाँ पे आप दोनों ही चीज़ों को साथ साथ कंसीडर कर रहे हो। और नीचे हमने क्या लिया? मुझे क्या इंटरेस्ट पे करना है या मुझे कोई प्रेफरेंस पे डिविडेंड पे करना है या मुझे कोई कैपिटल का रिफंड करना है या प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, वो सब। तो अगर अब ये रेशो मेरा जितना ज़्यादा बेटर होगा उतनी ही हमारी कंपनी की बेटर सिचुएशन है, उतनी ही वो डेट
कैपिटल को रेज कर सकती है। मीन्स अगर आपका ये रेशो अच्छा आता है तो आप डेट कैपिटल को रेज कर सकते हो, अगर ये रेशो अच्छा नहीं आता है तो आप डेट कैपिटल को कम से कम रेज करोगे। फिर से समझते हैं, अगर आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, मीन्स आप टाइम पे इंटरेस्ट पे कर सकते हो, टाइम पे प्रेफरेंस को डिविडेंड पे कर सकते हो, देन आप प्रेफरेंस कैपिटल या डेट कैपिटल को इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कि आपकी इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी कितनी है। अगर वो कैपेसिटी आपकी अच्छी है तो आप इसको रेज करो, अदरवाइज आप इसको रेज मत करो, लेकिन आपको इसके साथ साथ कैश फ्लो पोजीशन को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। उसके बाद हमने एक नया रेशो देखा, डेट सर्विस कवरेज रेशो। इसमें हम प्रॉफिट्स के साथ साथ कैश फ्लो को भी ध्यान में रख के फॉर्मूला बनाया गया है ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले सको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। इस रेशो का फॉर्मूला हमने क्या बनाया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें जितना भी डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश होता है उसको आप एड बैक कर दीजिए, या कोई भी आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर राइट ऑफ किया या कुछ भी ऐसा राइट ऑफ किया आप उसको एड बैक कर दीजिए। देन आप इंटरेस्ट एड बैक कर दो और डिवाइड बाय क्या करोगे आप, हमें इंटरेस्ट पे करना है, प्रेफरेंस पे डिविडेंड पे करना है या कैपिटल पे रिफंड करना है, तो वो सब आप लेके चलोगे। ये रेशो भी जितना अच्छा होगा उतनी आपकी कंपनी की बेटर पोजीशन होगी, उतना ही आप डेट कैपिटल रेज कर सकते हो। उसके बाद और कौन से फैक्टर्स होते हैं, नेक्स्ट वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर हमें अफेक्ट करता है वो होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये तो आप सभी जानते ही हो कि अगर आप इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, जितना आपको पे करना है उससे ज़्यादा, तो फिर आपके लिए बेटर सिचुएशन क्या, आप डेट कैपिटल को इंक्लूड करो। जैसे अभी हमने देखा कि अगर आप अर्न कर सकते हो 15% और आपको पे करना है सिर्फ 10%, तो आपकी क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है आपकी कॉस्ट ऑफ डेट से। इन दैट सिचुएशन यू कैन रेज द डेट कैपिटल और द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। ये बहुत ही इजी से पॉइंट है आपके, कॉस्ट ऑफ डेट। ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट ऑफ डेट जितनी कम होगी उतना ही आपके लिए अच्छी बात है, उतना ही आपकी कॉस्ट कम आएगी। तो अगर आपको कम कॉस्ट के ऊपर डेट अगर आप रेज कर पा रहे हो, देन यू आर इन अ गुड पोजीशन, यू कैन रेज द डिबेंचर्स और द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद आता है टैक्स रेट। देखिए टैक्स रेट भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल लीजिए कि आपका टैक्स रेट था 30%, राइट, और आपका जो टैक्स रेट हुआ 30% और आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो थे 10%। ओके, अब हुआ क्या कि आपने क्या किया था, 100 रुपीज़ का आपने 100 रुपीज़ के मान लीजिए डिबेंचर्स इशू किए, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, 10 रुपीज़। तो आप क्या करोगे, 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे कर दोगे, आपके प्रॉफिट्स कितने आए, 90 रुपीज़, और उसके ऊपर 30% टैक्स कितना लगा आपका, 27 रुपीज़। ओके, आपके यहाँ पे इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट कितना हुआ, 10 माइनस 3% कर दोगे तो 7%। कैसे समझते हैं, मैंने क्या किया, 100 रुपीज़ के डिबेंचर्स इशू किए हुए थे जिसके ऊपर मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना था। मैंने 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट अगर पे किया, 10 रुपीज़ का मैंने इंटरेस्ट पे किया और मान लीजिए मेरे प्रॉफिट भी 100 रुपीज़ के ही थे, तो मैंने जब इंटरेस्ट पे किया 10 रुपीज़ का तो मुझे कितना हुआ प्रॉफिट, 90 रुपीज़ का, और उसके ऊपर मैंने टैक्स रेट लगाया कितना, 30%, तो मुझे इफेक्टिव टैक्स कितना पे करना पड़ा, 27 रुपीज़। अब देखिए अगर आपने ये यहाँ पे अगर ये डिबेंचर्स इशू ना किए होते तो आपको कितना पे करना पड़ता, 100 रुपीज़ का आपने प्रॉफिट जो कमाया उसके ऊपर 30 रुपीज़ का आपको टैक्स पे करना पड़ता, 70। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे यहाँ पे 30 का टैक्स पे करना पड़ता है, यहाँ पे मुझे 27 रुपीज़ का टैक्स पे करना पड़ा, तो 3 रुपीज़ तो मेरे यहीं पे सेव हो गई, यानी 3% तो मेरी यहीं पे सेविंग हो गई। तो इफेक्टिव मेरा जो कॉस्ट ऑफ डेट आया वो कितना आया, 7%। फिर से समझिए कि जो टैक्स रेट अगर आपका ज़्यादा होगा तो उस केस के अंदर अगर आप डिबेंचर्स इशू करोगे तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट
कम से कम आएगी। इस एग्जाम्पल में मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, मेरा 30% टैक्स रेट चल रहा था, 10% मेरा क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 100 रुपीज़ के ही मेरे डिबेंचर्स थे, 100 रुपीज़ का ही मेरा प्रॉफिट था। 100 के डिबेंचर्स आई, मुझे 10 रुपीज़ का पे करना पड़ा, तो मेरे पास 90 रुपीज़ का प्रॉफिट आया, जिसके ऊपर मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ा, 27 रुपीज़। और अगर मेरे पास ना होता तो मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ता, 30 रुपीज़। 3 रुपीज़ का तो हमें यहीं पे बेनिफिट हो गया। तो इफेक्टिव मेरी कॉस्ट ऑफ डेट कितनी रही, 7%। अगर यही मेरा टैक्स रेट देखो और भी ज़्यादा होता, मान लीजिए 50% टैक्स रेट अगर होता तो हमें और ज़्यादा फ़ायदा होता है यहाँ पे। तो टैक्स रेट अगर किसी भी केस के अंदर अगर आपका टैक्स रेट ज़्यादा होता है तो उस सिचुएशन के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट पेमेंट करने से। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेट कैपिटल रेज करना चाहिए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, देखिए अगर आपकी कंपनी के अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा डेट को इंक्लूड कर दिया तो उससे क्या हो गया, आपका रिस्क हाई हो गया। और जब आपका रिस्क हाई हो गया तो कोई भी आपकी कंपनी के शेयर तभी लेगा जब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दोगे। तो अगर आपकी कंपनी ज़्यादा डिबेंचर्स इशू कर रही है और उसका रिस्क हाई हो जाता है तो उस केस में आपकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल होगी उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। कोई भी इन्वेस्टर आपके शेयर्स तभी खरीदेगा जब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पे करोगे। तो डेट कैपिटल को इतना भी इंक्लूड मत कीजिए कि आपके शेयर होल्डर्स की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाए। ऑप्टिमम लेवल के ऊपर ही डेट को आपको इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर होता है वो होता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, किसी भी सिक्योरिटी को इशू करने की कॉस्ट इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। जब भी आप कोई सिक्योरिटी इशू करोगे, आप अंडरराइटर्स को कमीशन पे करोगे, आपका स्टेशनरी का एक्सपेंडिचर होगा, आप ब्रोकरेज पे करोगे, वो सब क्या होती है, हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट जो होती है शेयर कैपिटल के केस में ज़्यादा होती है और डिबेंचर्स के केस में कम होती है। तो अगर आप फ्लोटेशन कॉस्ट के व्यू पॉइंट से देखोगे तो डिबेंचर्स इशू करना आपके लिए बेटर है, क्योंकि यहाँ पे ना ही तो आपको कोई प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता, ना ही आपको कोई अंडरराइटर्स को कमीशन देना पड़ता, ना आपको कोई ब्रोकरेज पे करना पड़ता। जबकि अगर आप शेयर कैपिटल इशू करते हो तो आपको अंडरराइटर्स को कमीशन भी देना पड़ेगा, ब्रोकर्स को भी कमीशन देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट हाई हो जाएगी। उसके बाद आता है रिस्क कंसिडरेशन। हमारा क्या है नेक्स्ट, रिस्क कंसिडरेशन, यानी कि अगर हम रिस्क को कंसीडर करके चले तो हमारे रिस्क जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। देखिए ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है, रूटीन बिजनेस नेचर के जो रिस्क होते हैं दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग रिस्क। मीन्स आपको रूटीन में जो भी अगर रेंट पे करना पड़ रहा है, अगर आपको सैलरी पे करनी पड़ रही है, कोई इंश्योरेंस का एक्सपेंडिचर पे करना पड़ रहा है, तो वो मानी जाती है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर आपके ये सारे फिक्स्ड एक्सपेंडिचर अगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं तो हम आपको क्या सजेस्ट करेंगे कि आप डेट कैपिटल को कम से कम रेज करो, क्योंकि अगर आपकी ऑलरेडी अगर फिक्स कॉस्ट हाई है उसके बाद आप फिर से डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो तो आपकी कंपनी का रिस्क जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो अगर आपका ऑपरेटिंग रिस्क ऑलरेडी अगर हाई है तो आपको फाइनेंशियल रिस्क को कम से कम रखना है। इन केस अगर ऑपरेटिंग रिस्क मेरा हाई है तो मुझे डेट कैपिटल रेज नहीं करनी, और अगर मेरा ऑपरेटिंग रिस्क कम है, अगर मेरे फिक्स्ड एक्सपेंडिचर ऑलरेडी बहुत कम है तो हम डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं, हम ये रिस्क ले सकते हैं कि हमें टाइम पे इंटरेस्ट पे करना पड़े और हम उसको पे भी कर पाएंगे। तो ऑपरेटिंग रिस्क अगर ज़्यादा होगा तो फाइनेंशियल रिस्क को कम रखना है, अगर ऑपरेटिंग रिस्क कम होगा तो फाइनेंशियल रिस्क को हम ज़्यादा रख सकते हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा हमारा ऑपरेटिंग रिस्क। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो। मीन्स अगर आप चाहो, जब भी चाहो अपनी कंपनी की नीड्स के अकॉर्डिंग आप उसके अंदर चेंजेस कर पाओ। एग्जाम्पल, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो गए हैं, अगर आपके पास फंड्स ज़रूरत से ज़्यादा हैं
और आप चाहते हो कि आप अपने डिबेंचर्स को पे कर पाओ, अपने प्रेफरेंस कैपिटल को पे कर पाओ, तो आप आसानी से उसे पे कर सको। इस तरह के आपको टर्म्स एंड कंडीशंस अपने बनाने होंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्या हुआ, फैक्टर क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी तब भी आती है अगर आपकी कंपनी के पास डेट कैपिटल होगी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल को आप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी व्यू पॉइंट से सोचना है, तो आपकी डेट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी कंपनी के अंदर होनी चाहिए और आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपके पास फंड्स ज़रूरत से ज़्यादा हो गए तो आप कुछ टाइम के बाद इनकी रीपेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल। देखिए कंट्रोल की अगर बात करें तो बिजनेस का जो कंट्रोल रहता है, कंपनी का जो कंट्रोल रहता है वो किसके पास होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं। तो अगर आपके शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि हमारी वोटिंग राइट्स किसी और के साथ ना बांटे जाएं, अगर हमारी वोटिंग राइट्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े और आपको फंड्स की ज़रूरत है, तो आप कैसे रेज कर सकते हो, डेट्स के थ्रू आप रेज कर सकते हो। मींस अगर आपके इक्विटी शेयर होल्डर चाहते हैं कि हमारी वोटिंग राइट्स पे कोई भी हार्म ना हो, हमारी वोटिंग राइट्स कम ना हो, तो फंड रेज करने का हमारे पास कौन सा तरीका होगा, सिर्फ डेट कैपिटल को रेज करके हम फंड्स इशू कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मींस हमें लो को भी कंसीडर करके ही अपना एक प्रॉपर रेशियो बनाना पड़ेगा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें क्या होता है, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको सेबी की गाइडलाइंस को ध्यान में रखना होगा, और बाकी जो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको कंपनी एक्ट को एंड जो भी अदर गाइडलाइंस होती है उनको ध्यान में रख के अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाना होगा। क्योंकि देखिए अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं। किसी के लिए जो डेट इक्विटी रेशो रहता है वो 2:1 रहता है, किसी के लिए 4:1 रहता है, किसी के लिए 6:1 रहता है। ये रेशो हमें क्या बताता है, डेट इक्विटी रेशो, कि आपके जो डेट है वो आपकी इक्विटी का सिर्फ 2 टाइम्स हो सकते हैं। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होती हैं जिनका डेट इक्विटी रेशो आइडियल क्या होगा, 4:1, मींस उनके डेट्स जो होंगे वो 4 टाइम्स हो सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के, और किसी के लिए क्या होता है 6:1। तो जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जो भी आपकी गाइडलाइंस हैं, उनको ध्यान में रख के ही आपको क्या करना होगा, अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है, स्टॉक मार्केट सिचुएशंस। देखिए स्टॉक मार्केट में अगर अच्छा चल रहा है, अगर मींस अगर आपकी स्टॉक मार्केट क्या है, बूम में है, रिसेशन अगर नहीं है, तो लोग ज़्यादा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर्स के अंदर। तो उस टाइम पे आपके लिए अच्छा सोर्स ऑफ कैपिटल क्या रहता है, शेयर्स इशू करना। हमने क्या कहा, आगे हमें किसको देखना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट को। अगर स्टॉक मार्केट में देखिए रिसेशन टाइम अगर चल रहा है तो कोई भी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, लोग सेफर साइड पे चलना चाहते हैं और वो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देन आप डिबेंचर्स इशू कीजिए। और अगर शेयर मार्केट अच्छी चल रही है, अगर उसके अंदर शेयर के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देन आप शेयर कैपिटल को रेज कीजिए। उसके बाद होता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। मीन्स आप अपनी सिमिलर कंपनीज का भी एक बार कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है उसे रिव्यू कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाइए। क्योंकि सिमिलर जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर जो भी कंपनीज होती हैं उनका कैपिटल स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि कैपिटल स्ट्रक्चर को जब भी हमें बनाना है तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि हमारे डिसीजन को अफेक्ट करेंगे, जिन फैक्टर्स को हमें कंसीडर करके ही अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाना होगा। आई जस्ट होप कि आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। स्टिल अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो एंड हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसे कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।